जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक ऐसी वीडियो में जहां पर आपको एक ऐसे पोस्ट के बारे में बताने वाला हूं जो सीजीएल से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल भी है और बढ़िया पैसे वाली नौकरी भी है और यकीन मानिए कंपटीशन भी सबसे कम है। और ये आज से नहीं, मैं बहुत सालों पहले से कहता चला आ रहा हूं इस पोस्ट के बारे में और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अक्सर हम सीजीएल को हमेशा ये कहते हैं कि वो एक मिनी आईएएस की जॉब है, लेकिन सोचिए अगर कोई एक ऐसी नौकरी है जहां पर काम उसके बराबर या उससे कम है, पावर और पैसा और लिंक्स उससे ज्यादा हैं, तो वो कोई भी क्यों नहीं करना चाहेगा। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं लोग? क्योंकि जानकारी उतनी नहीं होती है। तो आज मैं अभी हाल फिलहाल उस पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है और उसको लेकर के मैं आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। पूरे इंटरनेट पर इकलौती ये ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें इस पद के बारे में एक एक माइन्यूट डिटेल बताई जाएगी, एक एक छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी और इतना डिटेल में आपको वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यहां पर यह है कि अभी इसकी वैकेंसी भी आई हुई है, तो आप इसका फॉर्म भी अभी भर सकते हैं और फॉर्म की फीस भी बहुत कम है, ठीक है। और आप इसकी तैयारी जो आप कर रहे हैं उसी तैयारी के आधार पर इसमें आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो देखिए, एक पेपर है जिसका नाम है मेरे भाई यहां पर DSSB और ये DSSB का भी नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर में कुल मिलाकर के 4 पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO। और आपको पता है कि आप सीजीएल के माध्यम से, चाहे आप MEA में हो गए या CSS में हो गए या रेलवे में हो गए या होम मिनिस्ट्री में हो गए, सब में ASO के पोस्ट पर ही नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पर उसी ग्रेड पे के आधार पर आप इसमें भी मेरे भाई जो है ASO के पोस्ट पर आप सेलेक्ट होंगे। तो एक आपका ASO का पोस्ट हो जाता है, दूसरा आपका जूनियर इंजीनियर यानी सिविल का हो जाता है, तीसरा आपका असिस्टेंट इंजीनियर, ये भी सिविल में आ जाता है, और चौथा आपका मेरे भाई लीगल असिस्टेंट, ये आपका लीगल वाला पार्ट हो जाता है। ये 4 अलग अलग तरह की वैकेंसी आई है, सबका सम टोटल करेंगे तो 911 पोस्ट कुल मिलाकर के इस बार के DSSB के वैकेंसी नोटिफिकेशन में मिलते हैं। एक एक करके सारी बातों को हम बताएंगे कि इसमें भी हमारा कौन से पोस्ट में और जो सबसे बढ़िया, सबसे रुतबा, सबसे ज्यादा डिमांडिंग वाला जो है वो कौन है और उसमें यहां पर कितनी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहला जो पद है वो है आपका ASO का। इसका पोस्ट कोड ये रहा, इसके डिपार्टमेंट ये रहे और इसमें कुल मिलाकर के 589 वैकेंसी है जो सबसे ज्यादा डिमांड में होती है। दूसरा हमारा जूनियर इंजीनियर सिविल में, इसमें 281 वैकेंसी है। तीसरा हमारा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 33 वैकेंसी है और यहाँ लीगल असिस्टेंट में यहाँ पर 8 जो है इतनी वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट वाले में वैकेंसी कम होती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को लोगों को नहीं होती है, ठीक है। और इसमें डिग्री भी लॉ की चाहिए होती है और प्रैक्टिस भी चाहिए होता है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म के डेट को लेकर के। तो फॉर्म आपका 24 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है और आप यहां पर 25 मार्च 2026 तक पूरा 1 महीना आपको मिलता है फॉर्म को भरने का, आप भर सकते हैं। जो सारी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन है वो हम आगे इस हिसाब से आपको बताएंगे, लेकिन जो आपका फॉर्म भरने का जो क्रूशियल डेट होगा वो आपका 25 मार्च 2026 को ये काउंट कर रहे हैं कि इस डेट तक आपका इतना एज हो जाना चाहिए, या बाकी सारे आपके सर्टिफिकेट के भी सारे के सारे जो डेट हैं वो इसी के आधार पर माने जाएंगे। इसमें जो फॉर्म की फीस है, चाहे आप जनरल हैं, OBC हैं या EWS हैं, आप सभी को मेरे भाई 100 रुपए ही आपका फॉर्म का फीस लगना है। लेकिन अगर आप महिला हैं, SC ST या PWD हैं तो आपके लिए फॉर्म बिल्कुल पूरी तरीके से मुफ्त है। पेमेंट आप इसको ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पूरे प्रोसेस यानी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कितने चरण में आपका ये सिलेक्शन होता है, तो देखिए इसमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 2 पेपर होते हैं, यानी Tier 1 और Tier 2 दोनों होता है। और ये जो होता है ऑनलाइन होता है और ये ऑब्जेक्टिव के मोड में यहां पर हो रहा होता है। दूसरा अगर हम बात करें यहां पर तो नॉर्मलाइजेशन मेरे भाई, इसके बाद जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन होता है अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है, आपके मार्क्स के। तीसरा हमारा फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको डिपार्टमेंट में जाके नहीं कराना होता, ऑनलाइन आपका लिंक एक्टिवेट होता है, वहां पर आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को भरते हैं, फिर उसके बाद में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं और फिर बाद में आपकी जो मेरिट है वो मेरे भाई यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। और मेरिट बनने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अच्छा इसमें जो ट्विस्ट है वो क्या है यहां पर समझिएगा। बाकी जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तो उनमें जो होता है OBC सेंट्रल लेवल का मांगा जाता है। इसमें यहां पर क्या है कि किसी अन्य राज्य के OBC कैंडिडेट को यहां पर जनरल माना जाएगा और जो OBC दिल्ली वाले हैं मेरे भाई यहां पर उन्हीं को OBC के अंडर में रखा जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं आपको, जनरल में सारे के सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है OBC है लेकिन वो बिहार राज्य से है या सेंट्रल लेवल पर भी बना हुआ है, आसान भाषा में मैं आपको कहूं तो इसमें OBC वही होगा
जो दिल्ली का ओबीसी होगा। किसी और राज्य का ओबीसी वाले व्यक्ति को इसमें जनरल मान दिया जाएगा और उसको ना एज रिलैक्सेशन में फायदा होगा, ना उसको कट ऑफ में कोई फायदा होगा। लेकिन अगर कोई भी राज्य का एससी है या एसटी है तो वो मेरे भाई यहां पर इसको अप्लाइड माना जाएगा। और ये बात इन्होंने लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन सिर्फ ओबीसी दिल्ली वालों को मिलेगा और बाकी एससी एसटी वालों को मिलेगा, इसके अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। आउटसाइड दिल्ली वालों की कोई जगह नहीं है। और ओबीसी जो दिल्ली में भी हैं उनके लिए भी जो नॉन क्रीमी लेयर का एनसीएल का जो सर्टिफिकेट का डेट होता है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और 25 मार्च 2026 के पहले का होना चाहिए। अगर इस डेट को फॉलो अप नहीं करते हैं तो वहां पर भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ये एक छोटी सी जानकारी लोगों को पता नहीं होती है और बाद में पता क्या चलता है कि इसमें उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा इसका मतलब एक गड़बड़ी वाला मामला है। ठीक, तो आइए चलिए इसके एक एक पोस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि पहली बात वो पोस्ट क्या है, सैलरी कितनी है, उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, उसमें प्रमोशंस के मेरे भाई यहां पर क्या चांसेस हैं, उसमें पेपर कितने होंगे, उसमें कट ऑफ कितनी जाती है, उसका सिलेबस क्या होता है, तमाम तरह की सारी बातें। तो हमने 4 पोस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। सबसे पहला पोस्ट हमारा आ जाता है एएसओ यानी ग्रेड 2 का। इसका पोस्ट का कोड है 804/26। बोलोगे पोस्ट कोड आप क्यों बता रहे हैं? जब आप फॉर्म भरेंगे और पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे तो वहां पर आपको यही वाला पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है। इसमें टोटल 589 हमारे पास में सीट है और इसमें जो डिपार्टमेंट आती है वो आपका आ जाता है डीपीसीसी डीयूएसआईबी। ठीक है, इसका जो पे लेवल है वो 7 है और इसकी जो सैलरी है वो 45,000 से 1,50,000 तक जा सकती है। यानी जब आप ज्वाइन करेंगे तो इन हैंड सैलरी जो आपके हाथ में मिलेगी वो लगभग 80,000 के करीब में मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए? तो भैया बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें कहीं पर कोई यहां पर जो है वो दिक्कत नहीं है। नोट मेक है कि डीपीसीसी या डीयूएसआईबी में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। ठीक है, जो कि आप सीजीएल की तैयारी करते वक्त में आपको ये नॉलेज चाहिए होता है। एज की लिमिट वही है 21 से लेकर के 30 साल तक और यहां पर जो है डीपीसीसी डीयूएसआईबी मैक्सिमम 30 साल तक। सबसे ज्यादा डिमांड वाली पोस्ट है और ग्रेजुएशन वालों के लिए गोल्डन चांस है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में बताता हूं कि इसका असली जो काम होता है वो क्या होता है। देखो, इनका जो असली काम होता है ना वो यहां पर अपने ऑफिस में, ये कोई ऐसा जॉब नहीं है कि तुम जाकर के ग्राउंड पर काम करोगे, नहीं। मतलब एसी वाले ऑफिस में आराम से आपको बैठना है, 9 से 5 की आपकी ड्यूटी है। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। ठीक है, वहां पर कोई काम नहीं होता और जो आप काम करने जाते हैं मंडे टू फ्राइडे उसमें आपको पॉलिसी की ड्राफ्टिंग करनी होती है, फाइल नोट करना होता है, आरटीआई के रिप्लाई दूसरों को देने होते हैं। जो आरटीआई का रिप्लाई आप डालते हैं ना तो वो यही लोग रिप्लाई फाइल करते हैं आपका। ठीक है, पब्लिक के ग्रीवांसेस जितने भी होते हैं उनको हैंडल करना होता है। पब्लिक ने क्या कंप्लेन किया फिर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट तक पहुंचाना। ठीक है, और इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स को भी असिस्ट करते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है यहां पर कि तुम्हारे डायरेक्ट लिंक बन जाते हैं और डायरेक्ट लिंक बन जाते हैं बड़े बड़े लोगों से एक ही बार में बन जाते हैं। तो अच्छा पैसा भी आप कमा लेते हो और अच्छा पावर भी आप कमा लेते हो। ठीक है, इसमें यह भी होता है कि हेडेक वाली कोई बहुत भड़क नहीं रहती है और चूंकि दिल्ली में परमानेंट इसकी पोस्टिंग होती है, DSSS के जितने भी पद हैं सबकी पोस्टिंग परमानेंट आपको दिल्ली में ही मिलेगी। तो अक्सर आपने देखा होगा यहां पर सीजीएल की नौकरी में ज्यादातर लोग किसके लिए चूज करते हैं? दिल्ली मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, दिल्ली मिल जाए। और इसके तो पूरे के पूरे 981 जितने वैकेंसीज हैं सारे के सारे दिल्ली में ही मिलेंगे। मंत्रालय भी अच्छी मिलेगी, सैटरडे संडे का ऑफ भी रहेगा, पैसा सीजीएल वालों के बराबर में, पावर इतना तगड़ा कि भैया हर डिपार्टमेंट में तुम्हारा लिंक हो जाएगा और किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम नहीं रुकेगा। आप चाहे जल विभाग में हैं या बिजली विभाग में हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, आप किसी भी विभाग में आपका तगड़ा लिंक होगा और आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये इस DSSS पोस्ट की सबसे बड़ी खासियत होती है। ठीक है, तो ये हमने एएसओ के बारे में समझा। अब जब इतनी बढ़िया खासियत होती है तो कितने चरण में इसकी परीक्षा होती है? तो इसकी जो परीक्षा होती है वो 2 चरण में होती है। जो पहला टियर 1 होता है बच्चे वो क्वालिफाइंग होता है, 2 घंटे का वो पेपर होता है और वहीं आपका 4 सब्जेक्ट जो आपको सीजीएल में पढ़ना है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीए हो गया, बस एक और सब्जेक्ट आपका और जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा आपका हिंदी। चूंकि 5 विषय हैं आपके, हर विषय के मेरे भाई 40 क्वेश्चन हो गए तो आपके 200 सवालों का पेपर बनता है। और कितने घंटे आपको मतलब यहां पर जो है समय कितना मिलता है? तो 2 घंटा। और कितने नंबर का हो गया? तो मेरे भाई 200 नंबर, 200 सवाल, 200 नंबर और ये क्वालिफाइंग है। इसमें ये भी नहीं है कि तुमको बहुत ज्यादा नंबर स्कोर करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आराम से इसको क्वालिफाई करिए। जो मेरिट बनती है वो आपके मेंस के पेपर पे एकदम सीजीएल के पैटर्न के आधार पे कि भैया इसको क्वालिफाई करना है, मेरिट यहां बनना है। अब मेरिट की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें कोई सोचेगा कि हिंदी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा, सेक्शनल कट ऑफ भी है। ठीक है,
फाइनल जो मेरिट बनती है, मतलब अब टियर 2 जो होता है वो 3 घंटे का आपका पूरा पूरा एक सेशन होता है लगातार एक में, जिसमें पार्ट 1 जो होगा उसमें आपका जीए, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, सेम सीजीएल के मेंस का आपका सिलेबस आ गया। और पार्ट 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। किसी जमाने में एसएससी में डिस्क्रिप्टिव का पेपर हुआ करता था, उसमें एक ऐसे लिखना था, एक लेटर या प्रसी में से कोई एक चूज करना होता था। तो यहां पर भी वही है, ऐसे 50 नंबर का है, लेटर 25 नंबर का है और प्रसी 25 नंबर का है। ऐसे भी लिखना है, लेटर भी लिखना है, प्रसी भी लिखना है और ये इंग्लिश में लिखना है। इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, तो यूट्यूब पर ही मेरे भाई काफी लोगों ने इसके बारे में वीडियो बना रखी है, ऐसे कैसे लिखे, प्रेसी कैसे लिखे, लेटर कैसे लिखे, तो आप वहां से देख सकते हो। यानी एक एक सवाल तीनों के आते हैं और ये खंड वाले बॉक्स में लिखना होता है और कुल मिलाकर के ये 100 नंबर का होता है। तो 200 नंबर का ये पेपर, 100 नंबर का ये पेपर, 300 नंबर का हो गया और 300 नंबर का हो गया, तो मेरिट आपकी किसके आधार पर बनती है। बोलोगे ये ऐसे प्रेसी और लेटर की आवश्यकता क्या है। देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल ऐसा है और हमारे एग्जाम सिस्टम का भी हाल ऐसा है कि जो नौकरी के लिए चाहिए उसको छोड़ करके सब करवा लेंगे वो। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति को पॉलिसी मेकिंग के लिए आप यूज कर रहे हो, जो व्यक्ति को मेरे भाई आप ड्राफ्टिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिसका काम है मेल करना, जिसका काम है आरटीआई रिप्लाई करना, उसको लिखने तक नहीं है, उसको शब्दों का चयन करने नहीं है, उसको अपने विचार व्यक्त करने नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा। तो सीजीएल में पहले ये चीज थी वहां पे, लेकिन उसको हटा दिया गया। बट चलो अच्छी बात है, गनीमत है कि DSSB में ये चीज है और इसके आधार पर होता है। इसमें लेकिन थोड़ा सा किस्मत का भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जो एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा होगा, अगर उसका मूड अच्छा है तो तुमको इसमें नंबर देगा भाई, और अगर अपने बीवी से लड़के आया होगा या कहीं पर उसका दिमाग खराब होगा तो इसमें तुम्हारे नंबर काट लेता है, क्योंकि इसका भुक्तभोगी मैं रहा हूं। एक बार मैंने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे और लेटर और सारी प्रेसी की मतलब तैयारी की थी और बहुत शानदार मैंने लिखा था और मेरे नंबर 100 नंबर में सिर्फ मिले थे 48 नंबर। अगली बार मैंने उसी तैयारी को थोड़ा रिवाइज करके जाकर के दे दिया और 100 नंबर में मुझे मिले 76 नंबर, जो कि सेकंड हाईएस्ट थे। जो रैंक 1 था उसका था 78, मेरा था 76 वहां पे। तो ये हमारा वो दिन कैसा है या एग्जामिनर किसके हाथ में कॉपी गई है ये कैसा है, तो इसके ऊपर में भी डिपेंड कर जाता है। तो ये एक थोड़ा सा लक फैक्टर भी हो जाता है, इसलिए कोशिश करो इसमें से ज्यादा स्कोर करने की। तो ये सबसे चहीता पोस्ट है, इसमें यहां पर आपको पढ़ना होता है। सिलेबस आपका वही है जो आपके सीजीएल का है और नेगेटिव मार्किंग का चक्कर भी मेरे भाई यहां पर वही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सवाल 1 नंबर का है तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा आपका। ठीक है, 40-40 हर किसी के सवाल पूछे जाने हैं, तो सिलेबस वही जो आपका मेरे भाई यहां पर एकदम सीजीएल वाला हो जाता है पूरा बढ़िया तरीके से। फाइनल मेरिट वाला भी सिलेबस वही है, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा चैप्टर आपके ऐड नहीं है यहाँ पे। बाकी सिलेबस के बारे में मैंने पूरा दे दिया है। जो पार्ट 2 है इसका डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर, उसमें भी किस पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी यहाँ पर है। बाकी डिटेल में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें जो आपकी तैयारी करनी है मेरे भाई यहाँ पर मैथ्स की और जीएस की, वो तैयारी आपको कैसे करनी है भाई। देखो मैथ्स बहुत कोर भाग है, अच्छे क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण गणित मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि आपके पेपर जल्दी होने की संभावना होगी, समय आपके पास में कम रहेगा, तो लाइव बैच से आप इसकी तैयारी मत करिएगा, उसमें आपका बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसकी तैयारी अगर आप करेंगे तो आप आराम से रिकॉर्डेड बैच से हमारे करिएगा। मैथ स्पेशल का हमारा एक रिकॉर्डेड बैच आता है जिसमें DSSB के भी क्वेश्चंस हैं और बाकी परीक्षाओं के भी सवाल है और बढ़िया तरीके से स्मूथ फॉर्मेट में मैंने सारी चीजें गणित पूरा पढ़ा रखा है। तो संपूर्ण गणित आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन पे जाओगे तो ये तुम्हारा बैच है मेरे भाई। 999 इसकी फीस थी, क्रॉस करके मैं आपको 699 में अभी अवेलेबल करा रहा हूं और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, कि इसका वैलिडिटी कभी एक्सपायर नहीं होगा। पेपर आपका 2 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो या फिर आने वाले समय में और भी आपके पेपर्स, आप सीजीएल का फॉर्म भरते हैं या कोई भी परीक्षा का भरते हैं, इस इकलौते बैच से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और आप उसमें पूरे अंक गणित में लेकर के आ सकते हैं। साथ में इसके अंदर हमने टेस्ट भी दे दिया और आपको डाउट ग्रुप भी दे दिया है कि आपको टेस्ट भी लगाना है तो फ्री में मिल जाएगा यहीं पर भी, और आपको बच्चों से डाउट पूछने हैं तो वो भी यहां पर जो है आपको डाउट मिल जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपका जीएस है वो थोड़ा सा वास्ट है और जीएस में हर किसी के स्कोर नहीं बनते हैं, तो आपको अपने जीएस में स्कोर कैसे बेहतर करना है तो वो आपको मेरे भाई यहां पर अपने सामान्य ज्ञान वाली अपनी इस किताब से बढ़िया तरीके से जीएस की तैयारी करनी है। अभी हाल फिलहाल ये लॉन्च हुई है और पूरे फ्लिपकार्ट पर जीएस कैटेगरी में इकलौती ऐसी ये किताब है जो ट्रिक्स और इन्फोग्राफिक्स के साथ में है और जिसकी रेटिंग मेरे भाई 5 है। आप जा करके देखोगे शायद ही कोई बच्चा इसको 4 रेटिंग भी दे रहा है, 3 रेटिंग भी दे रहा है, 5 रेटिंग है मेरे भाई इस बुक की। सबसे बढ़िया कंटेंट और सबसे कम कीमत पर ये उपलब्ध है और यहां पर एसएससी है, रेलवे है या फिर आपके DSSB है, हर परीक्षा के लिए संपूर्ण जीएस आपका दिया गया है। तो जो आपके 4 पोस्ट है ना, चारों पोस्ट का जो आपका जीएस का मेरे भाई सिलेबस है वो पूरा संपूर्ण इसके अंदर में दिया गया है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर पूछेगा। ठीक है, तो आप इससे संपूर्ण अपनी तैयारी कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, इसको फ्लिपकार्ट से पढ़ सकते हैं।
ठीक है। अब आ जाते हैं हम बाकी अपने दो पदों के और के ऊपर में, जो कि एक जेई है और एक एई है, और ये दोनों का दोनों किस में है, तो सिविल में है। नाम सिविल से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंजीनियरिंग वाले पद है। इसमें इसका जो मेरे भाई पोस्ट कोड है वो 803/26 है, कुल मिलाकर के 281 है। दिल्ली जल बोर्ड में मेरे भाई 180 है, और एनडीएमसी यहां पर जो है उसमें 101 है। एनडीएमसी बड़ा खतरनाक मेरे भाई विभाग है, खतरनाक मतलब खूंखार नहीं, जबरदस्त पावर वाला, पैसे वाला, लिंक वाला, ठीक है। लुटियंस दिल्ली जो एक ऐसा भाग है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कह लीजिए, सबसे ज्यादा पॉश कह लीजिए, जहां राष्ट्रपति रहते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, जहां आपका संसद है, जहां राष्ट्रपति भवन है, उस क्षेत्र में कहां पर पानी कैसे जाना है, ठीक है, कहां पर नाला लगना है, कहां पर नाला खोदना है, कहां पर रोड बनने, मतलब ये पूरा पूरा जो आता है ना प्लानिंग का सारा वो एनडीएमसी के अंडर में ही आ रहा होता है। और भारत की राजधानी आपके अपने दिल्ली का सबसे प्रमुख भाग वो आपके अपने अंडर में होता है, और काफी लोगों की एक टीम होती है जो मिलकर के काम कर रही होती है, और ये आपका सौभाग्य होता है कि आप उस टीम के साथ में होते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, तो आपको डिग्री चाहिए सिविल में या डिप्लोमा चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर हम बात करिए, दिल्ली जल बोर्ड वालों ने कहा है कि भैया हमको जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए, या फिर डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और एनडीएमसी वालों का है कि 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल, फ्रेशर्स अलाउड है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां, तो एज जो है मैक्सिमम 30 साल, और एनडीएमसी में 18 से लेकर के 32 साल तक। ये आपका हो गया पूरा तरीके से जूनियर इंजीनियर का, और ये हो गया असिस्टेंट इंजीनियर का। असिस्टेंट इंजीनियर में 33 वैकेंसी है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड में 32 है, और डीएमबी में हमारा 1 है। क्वालिफिकेशन जो होगा वो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए होगा, यानी बीटेक चाहिए होगा, और ये आपका पूरा पद है। इसमें एग्जाम का पैटर्न का क्या होता है, क्या इसमें 2 चरण होते हैं, 1 चरण होता है? तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ आपका 1 चरण होता है, 1 टियर यानी टेक्निकल, ठीक है। और समय कितना मिलता है, 2 घंटे। कितने नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपका सेक्शन ए हो गया, जिसमें फिर से वहीं 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। हर एक सवाल मतलब यहां पर इसमें 20 क्वेश्चन आता है, तो 20 × 5 यानी 100 सवाल, और 100 सवाल बच्चे कितने नंबर का, 100 नंबर का, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो सेक्शन बी एक होता है सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है। इसमें आपके कुल मिलाकर के 100 सवाल होते हैं, हर एक सवाल 1 नंबर का होता है, यानी 200 सवाल 200 नंबर। यहाँ पे फाइनल मेरिट सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों के मार्क्स मिलाकर के बनेगी, लेकिन सेक्शन बी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। इसमें एक मतलब मिनिमम मार्क्स है जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको आवश्यकता है, बाकी फाइनल मेरिट जो रहेगा वो दोनों पे रहेगा। एएसओ वाले में क्या था कि टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, इसमें चूंकि परीक्षा ही एक होती है तो मेरिट सिर्फ और सिर्फ उसी के आधार पर आपका बनेगा, ठीक है। जूनियर इंजीनियरिंग में आपका जो हो गया मेरे भाई, आप देखो यहाँ पे, अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, वर्क प्रोफाइल बताता हूँ कि इसका वर्क प्रोफाइल का है। ये जो आपने 2 पद सुने जेई और एई का मेरे भाई, यहाँ पर ये बहुत तरीके से मैं आपको इसका बताता हूँ, बड़ा मतलब जबरदस्त है। इनकी जो ड्यूटी है मेरे भाई, फील्ड में और ऑफिस में दोनों में मिक्स रहता है। एनडीएमसी में भी काम रहेगा, दिल्ली जल बोर्ड में भी काम रहेगा, डीएमबी में भी काम रहेगा। और कोर जो टास्क होगा ना, वो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हो गए, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, रोड की जो मेंटेनेंस हो गई, उनको बढ़िया तरीके से सुपरवाइज करना रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर और फील्ड वर्कर की पूरी टीम आपको लीड करनी होगी। इसमें जो प्रमोशन के हायरार्की होते हैं मेरे भाई, यहां सबसे पहले आप लगते हैं जूनियर इंजीनियर, फिर आप लगते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, फिर आप लगते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी डबल ई आप लगते हैं, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर यानी एसई लगते हैं, और फिर चीफ इंजीनियर यानी सी लगते हैं। तो जो प्रमोशन है वो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर कि इसमें पैसा भी है, पावर भी है, प्रमोशन भी है, और हेक्टिक भी नहीं है। परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में है, तो लोग इसको सबसे ज्यादा चूज करते हैं। अब अगर हम बात करें सिलेबस को लेकर के, तो जो आपका सिलेबस मेरे भाई कहीं ना कहीं सीजीएल का है, वही सिलेबस आपका इसके अंदर में भी दिया गया है, ठीक है। सेक्शन बी जो डिप्लोमा लेवल का है, उसका सिलेबस थोड़ा अलग है, जो कि मैंने यहां मेंशन कर दिया है, तो आप उसको कहीं ना कहीं बच्चों देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका असिस्टेंट इंजीनियरिंग का आपका ये हो गया मेरे भाई पूरा पेपर। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 300 नंबर का होता है। सेक्शन ए नॉन टेक्निकल, सेक्शन बी टेक्निकल, वही आपके मेरे भाई 20-20 सवाल ये पूरा बना दिया, और मार्क्स आपके दोनों पर बने। ये पूरा उसका सिलेबस हो गया तरीके से, जो सारी बातें यहां पर मेंशन्ड है। जो अंतिम पोस्ट आ जाता है वो आ जाता है आपका लीगल असिस्टेंट का। और लीगल असिस्टेंट की कहानी कहें तो भैया इसमें बहुत कम पोस्ट हैं, इसमें सिर्फ मिलाकर के 8 सीटें हैं। डिपार्टमेंट डीपीसीसी, डीयूएसआईबी, लॉ डिपार्टमेंट डीटीसी आपका यहां पर मिलेगा। क्वालिफिकेशन इसमें ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट कहीं से चल जाएगा, नहीं, लॉ की आपको डिग्री होनी चाहिए, और साथ में एक्सपीरियंस भी आपसे मांगता है। वेरीज बाई डिपार्टमेंट, जनरली 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ लीगल प्रैक्टिशनर या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। पे स्केल आपका ये रहेगा, एज लिमिट आपकी मेरे भाई यहां पर ये रहेगी।
आगे बढ़ने के पहले थोड़ा इस पोस्ट के बारे में मैं आपको मेरे भाई बता दूं, तो आपको क्या होता है कि जैसे अपने डिपार्टमेंट, चाहे वो आपका डीपीसीसी हो, डीयूएसआईबी हो, डीटीसी हो, इनको मेरे भाई कोर्ट केस में रिप्रेजेंट करना होता है, डिफेंड करना होता है। जैसे मान लीजिए सरकार पर किसी ने कोई आरोप लगा दिया, तो आप जाकर के अपनी तरफ से सरकार को डिफेंड करेंगे कि नहीं सरकार इस चीज पे सही है भैया, सरकार कहीं पर गलती नहीं कर सकती। कभी खुद डिफेंड करेंगे, कभी बड़े लॉर्ड्स को आप जाकर के वहां पर असिस्टेंट करेंगे। साथ में सरकार की तरफ से जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है वो आपको दी जाएगी और आप वो पेपर को लीगली जो है बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे, उसको ड्राफ्ट करोगे और कोर्ट तक आप ये सारी चीजें पहुंचाओगे। गवर्नमेंट काउंसिल्स और सीनियर एडवोकेट के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके आप सरकार के पूरे काम को करोगे। इसमें अगर प्रमोशन की हायरार्की बात करें तो सबसे पहले आप लगते हैं लीगल असिस्टेंट, फिर सीनियर लीगल असिस्टेंट, फिर लॉ ऑफिसर या फिर असिस्टेंट लीगल ऑफिसर लगते हो और बाद में जाकर के डेप्यूटी लीगल एडवाइजर भी आप वहां पर बन जाते हो। ठीक है, इसमें हमारे 2 पेपर होते हैं। टीयर 1 होता है जो कि क्वालिफाइंग है 2 घंटे का, वहीं आपके 5 विषय, और सेक्शन बी में आपका लॉ सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इसके 20-20 सवाल 5 विषय के, तो 100 सवाल 100 नंबर के, और दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर 100 सवाल आपके 100 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा भाग होता है टीयर 2 मेरे भाई, जो फाइनल मेरिट होता है, इसमें आपका अगर देखोगे तो इंटायर सिलेबस ऑफ लॉ आ जाएगा और फिर एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये लॉ से संबंधित ही हो रहा होता है। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 100 नंबर का, ये 200 नंबर का, 300 नंबर का पेपर आपका ये हो रहा होता है। तो टीयर 1 का कुल इस हिसाब से सिलेबस है, और टीयर 2 जो कि काफी डेप्थ में पूछा जाता है लॉ की जानकारी। पता चले सरकार की तरफ से तुम कोई भी गड़बड़ फाइलिंग कर दिए तो तुम नहीं नपोगे, सरकार नपेगी वहां, तो ये बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है पार्ट 2 फोकसेस हेवीली ऑन प्रैक्टिकल केस लॉस एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का मेरे भाई यहाँ पर ये रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर इस तरीके से आपका कटिंग है, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग है वो है यूआर और ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी वालों का 35%, एससी एसटी पीडब्ल्यू का 30%, ईएसएम का मेरे भाई 5% का आपका रिलैक्सेशन जो है वो ये रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये सारे हमने पोस्ट के आपको बता दिए कि इनका वर्क प्रोफाइल क्या है, पैसा कितना मिलता है, पोस्टिंग कहाँ पे रहती है, काम क्या करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कि पेपर कैसे होता है। ठीक है, पेपर के बारे में मैंने बहुत डेप्थ में ज्यादा घुसने की कोशिश नहीं की, कारण है जब आप तैयारी करोगे ना धीरे धीरे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें और गहराई में समझ में आ जाएगी। जिस विषय वस्तु की तैयारी करोगे आपको उस सब्जेक्ट के मेरे भाई टीचर आपको बता देंगे। जैसे मैथ्स की करोगे तो मैं मैथ्स की बता दूंगा, रीजनिंग की जहां से करोगे वो रीजनिंग के बता देंगे। इस तरीके से करके वो और डेप्थ में हमारी बातें हो जाएंगी। एक मोटा जो जानकारी थी वो हमने जानने की कोशिश की। अब मान लीजिए कि जब आप अपना पेपर दे देते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में होता है पोस्ट प्रेफरेंस, और एक ट्राई बेकर का रूल होता है। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए रिजल्ट आने के बाद में ई डोजियर भरते टाइम पर अपने डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस आपसे मांगी जाती है और आप उसको भरते हैं, और एक बार जो आपने भर दिया बाद में वो चेंज नहीं होता है। और यदि 2 कैंडिडेट के मार्क्स मेरे भाई यहाँ पर सेम आ जाते हैं तो उसका एक टाई ब्रेकर रूल भी है कि जिसके सेक्शन बी में मेरे भाई ज्यादा मार्क्स होंगे तो उसकी रैंक ऊपर मानी जाएगी, उसको नौकरी पहले दी जाएगी। फिर उसको भी अगर सेम हो गया तो फिर रूल 2 है, फिर रूल 3 है, इस तरीके से करके अलग अलग रूल जो है वो आपके बनाए गए। ठीक, तो अब ये जो पोस्ट आई है मेरे भाई DSSB की यहाँ पर, इसमें एक तरीके से ऐसे मान के चलो कि अब अथा कंपटीशन होने वाला है इस वीडियो के बाद में। जो लोग नहीं भी जानते थे यहाँ पर वो अब कूदेंगे, लेकिन सब लोग जो कूदते हैं जरूरी नहीं कि सबका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन उसी का होता है जिसकी रणनीति बड़ी सटीक होती है, जिसकी रणनीति बड़ी साफ सुथरी होती है। ठीक है, तो आप भी अपना सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो 4 सब्जेक्ट आपने अपने मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आपने पढ़ा था बस उसके अलावा एक हिंदी आपको और पढ़ लेना है, और पढ़ करके आप इसको पेपर को आराम से दे सकते हो बिना किसी परेशानी के। बाकी आप जानकारी से कितने संतुष्ट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल आपका अपना है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई आने वाले टाइम पर जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम यहां पर इस चैनल पर आपके लिए जरूर अपलोड करेंगे। रोजगार की बातें इसके ऊपर में होंगी और पूर्ण रूप से फायदा आपको यहां पर मिलेगा। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलता रहे। तैयारी अपनी शुरू कर लीजिए। गणित की तैयारी आप आराम से मैथ्स एक्यूरेट बैच से कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जीएस की तैयारी भी मेरे भाई आप अपनी जीएस की बुक से कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।